नाज़रीन आदाब, ये समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप लेकर हाजिर हूं मैं शबाब नवर। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि साल 2014 में खेल के मैदान में हिंदुस्तान ने क्या खोया क्या पाया। आमतौर पर यह कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट में 2014 हिंदुस्तान के लिए उतार चढ़ाव वाला जरूर रहा, लेकिन इत्मीनान वाला रहा। क्या कुछ है, हम दोनों एक्सपर्ट से बात करेंगे और जो दो एक्सपर्ट हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं कपिल वशिष्ठ और मंसूरुद्दीन फरीदी, जबकि कुछ हमारे एक्सपर्ट फोन लाइन पर भी हमारे साथ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। साल 2014 को हिंदुस्तानी खेल के लिए हुसूलियाबी वाला साल कहा जा सकता है, क्योंकि इस दौरान हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने इनफरादी सतह पर और टीम मुकाबलों में काबिले जिक्र मुजाहरा किया है। पेश एक रिपोर्ट। साल 2014 हिंदुस्तानी खेल के लिए उतार चढ़ाव वाला साल रहा, लेकिन अगर पूरे साल का तज्जिया किया जाए तो 2014 में खेल के मैदान पर हिंदुस्तान की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नजर आती है। दौलत मुश्तरका और एशियाई खेल मुनक्किद होने के सबब हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को अपना जौहर दिखाने का ज्यादा मौका मिला, लेकिन इनफरादी सतह पर इस साल सबसे बड़ा कारनामा हिंदुस्तान के क्रिकेटर ने अंजाम दिया। रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच में 264 रन बनाकर वनडे क्रिकेट में 2 डबल सेंचुरियों का नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। वहीं वनडे क्रिकेट की एक इनिंग में वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले बल्लेबाज भी बन गए। रोहित शर्मा के इस रिकॉर्ड साज इनिंग को 2014 में दुनिया के 5 टॉप परफॉर्मर में शामिल किया गया है। हिंदुस्तान की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के लिए भी साल 2014 काफी कामयाब रहा। उन्होंने जहां जिम्बाब्वे की कारा ब्लैक के साथ खेलते हुए अपने करियर का पहला WPA खिताब जीता, वहीं बोर्नो स्वारिज के साथ खेलते हुए अमेरिकी ओपन का मिक्स्ड डबल्स खिताब भी अपने नाम किया। सानिया ने खवातीन डबल्स रैंकिंग में अपनी बेहतरीन रैंकिंग भी इसी साल हासिल की। ऑस्ट्रेलियन ओपन में दूसरे नंबर पर रहकर उन्होंने साल के आगाज में ही अपनी परफॉर्मेंस का इशारा दे दिया था। हिंदुस्तानी हॉकी टीम के लिए भी साल 2014 यादगार साल रहा। इंचियोन एशियाड के फाइनल में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से शिकस्त देकर न सिर्फ 16 साल बाद एशियाड में हॉकी का गोल्ड मेडल जीता, बल्कि 2016 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। इनफरादी कारकर्दगी में हिंदुस्तान की खातून बॉक्सर मैरी कॉम ने साल 2014 को अपने नाम किया। उन्होंने एशियाई खेलों में 5वें नंबर की कजाकिस्तान की खिलाड़ी को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया और ये एजाज हासिल करने वाली पहली खातून बॉक्सर बन गयी। हिंदुस्तान के कबड्डी खिलाड़ियों ने भी अपना जलवा बरकरार रखा और एशियाई खेलों के दोनों जुमरों में ईरान को शिकस्त देकर सोने का तमगा अपने नाम किया। साल 2014 में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम कोई खास मुजाहरा नहीं कर सकी, लेकिन इंग्लैंड के दौरे पर टेस्ट सीरीज में बदतरीन शिकस्त के बाद जिस तरह से टीम इंडिया ने वनडे सीरीज जीती, आलमी चैंपियन होने के नाते इसे एक बड़ी हुसूलियाबी कहा जा सकता है। होनहार क्रिकेटर परवेज रसूल के लिए भी ये साल यादगार रहा। उन्हें आलमी कप की मुमकिना टीम में शामिल किया गया और ये एजाज हासिल करने वाले वो जम्मू कश्मीर के पहले क्रिकेटर बन गए। हिंदुस्तान गर्चे फुटबॉल में आलमी सतह पर कोई मकाम नहीं रखता, लेकिन मुल्क में एक नए लीग ISL की शुरुआत होने से फुटबॉल के लिए एक नया माहौल बना है और जिस तरह से फुटबॉल शायकीन ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है और हजारों की तादाद में स्टेडियम पहुंचे, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि 2014 में शुरू हुआ इंडियन सुपर लीग हिंदुस्तानी फुटबॉल का मुस्तकबिल तय कर सकता है। तो 2014 में मजमूई तौर पर हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श रही और उम्मीद की जानी चाहिए कि नए साल में भी खेल के मैदान पर हिंदुस्तान की बालादस्ती जारी रहेगी। आलमी समय के लिए खेल डेस्क की रिपोर्ट।
इस पैकेज में बहुत सारी चीजें छूट भी गई होंगी, चूंकि कुश्ती का जिक्र नहीं है, पीवी सिंधु का जिक्र नहीं है, बाकी बातें हम अपने दोनों एक्सपर्ट से करेंगे। हम कपिल वशिष्ठ से सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आप पहला नंबर इंडिविजुअल में किसको देते हैं? देखिए, श्रीकांत की अगर आप बात करें तो उनका मुझे लगता है कि नंबर 4 पर पहुंचना, साल की शुरुआत में आप उन्हें देखें 40s में थे वो, और अब साल जब खत्म हुआ है तो वर्ल्ड नंबर 4 हो गए हैं। तो बैडमिंटन में आज भारत एक ताकत बनने की तरफ बढ़ रहा है। आप टॉप 100 अगर निकाल कर देखेंगे तो टॉप 50 को अगर देखें तो चीन के अगर उसमें 7 खिलाड़ी हैं टॉप 50 में दुनिया में, तो हमारे 6 हैं। तो हम सिर्फ चीन से पीछे हैं इस वक्त। तो बैडमिंटन में अगर हम ताकत बनने की तरफ बढ़े हैं तो यकीनन साइना नेहवाल का उसमें बड़ा रोल है। अब देखिए, चाइना ओपन सुपर सीरीज उन्होंने जीता अभी, के श्रीकांत ने अच्छा किया है, सिंधु ने अच्छा किया है, तो यकीनन बैडमिंटन हमारे लिए हम कह सकते हैं मजबूती वाला खेल रहा है। इसमें शायद कपिल मेरे ख्याल में डबल की जो एक प्रॉब्लम है बैडमिंटन में, जरा उभर के सामने आई है कि हमारी जोड़ी जो है कमजोर है, और उसमें बहुत क्राइसिस है इसमें, क्योंकि इस साल हमारे पास वीमेन में भी साइना के अलावा कोई दूसरा नाम उभर के सामने नहीं आया है, और खासतौर से डबल की जब बात करते हैं तो उसमें हमें कमी महसूस होती है खिलाड़ियों की। इसमें नाज़रीन, बारी बारी से हमारे सभी एक्सपर्ट ये बताएंगे कि ये साल किन खेलों में उतार चढ़ाव, किसमें अच्छा मुजाहरा किया। तो बैडमिंटन के बारे में अभी दोनों एक्सपर्ट ने बताया कि बैडमिंटन के लिए भी साल बहुत अच्छा रहा है। फजल इमाम मलिक इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, एक और सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट। फजल, आप किसे पॉइंट्स देंगे इंडिविजुअल और टीम चैंपियनशिप में, क्योंकि कॉमनवेल्थ और एशियाड के चलते काफी कुछ अच्छा करने का मौका हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को मिला है? हमें जाहिर शुरुआत के जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा, खास के बैडमिंटन की बात आई तो साइना नेहवाल ने 2013 उनका देखिए और 2014 दोनों में बहुत फर्क है। 2013 में वो 9वें नंबर पर थी और अभी 4थे नंबर पे। उन्होंने कई बहुत कामयाबी हासिल की। साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु, श्रीकांत की बात कपिल में की, तो बैडमिंटन हमारा बहुत मजबूती से उभरा है जी। मुझे लगता है कि इस साल सबसे अगर ज्यादा क्रेडिट देना तीन इवेंट में देना चाहिए। मुझे लगता है कि हॉकी की टीम ने, ठीक है कि कुछ उसमें बहुत सारे कुछ मसले भी रहे बाद में, लेकिन एशियन खेलों में हमने बहुत कई सालों के बाद जी 16 साल बाद सोने का तमगा जीता। ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। नीदरलैंड जैसी टीम को हमने सालों बाद हराया है। तो ठीक, ये मुझे लगता है कि टीम परफॉर्मेंस में इस बार हॉकी सबसे ज्यादा बेहतर रही 2014 का देखा जाए। तो हॉकी के को बेस्ट परफॉर्मर बता रहे हैं अगर टीम चैंपियनशिप की बात अगर की जा रही है। कपिल, फजल इमाम मलिक का कहना है कि हॉकी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि काफी अच्छा जिस तरह से गोलकीपर ने परफॉर्मेंस दी थी, खासतौर से फाइनल में, वो काफी शानदार थी। और हॉकी को इसलिए ज्यादा तरजीह दी जा रही है क्योंकि न सिर्फ हमने गोल्ड जीता बल्कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया। आपको क्या लगता है कि और किन किन खेलों में यह साल ऐसा रहा जिसे याद किया जा सकता है अगले कुछ वर्षों तक? बिल्कुल, देखिए, हॉकी में यकीनन अच्छा रहा है, और हॉकी में अच्छा करना इसलिए और ज्यादा सुखद होता है हम सबके लिए, अच्छा फील होता है, क्योंकि हॉकी की जो गाड़ी है वो ज्यादातर वक्त पटरी से उतरी रहती है जी। तो कोई ना कोई विवाद चल रहा होता है, कभी खिलाड़ियों को लेकर, कभी हॉकी इंडिया को लेकर, कभी फेडरेशन को लेकर, कभी सरकार से भिड़ते रहते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी से भिड़ते रहते हैं। तो हॉकी में यकीनन जैसा कि फरमाया साहब ने, तो ये अब देखिए एशियन गेम्स में मेडल आना, ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को सीरीज 3-1 से हराकर आना, तो यकीनन बहुत बढ़िया था। लेकिन जो हमारी ताकत अब बन के गेम उभर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। कुश्ती आप देखिए जी, कुश्ती में हमने बहुत बढ़िया किया है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वो एशियन गेम्स हो। एशियन गेम्स में कुश्ती का जो स्तर है वो ओलंपिक के लेवल का आप मान सकते हैं। चाहे आप देखिए एशियन गेम्स में, चाहे जापान को ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, अजरबैजान ले लीजिए, ये सब बढ़िया करते हैं कुश्ती में, और यही जो वो देश हैं जो ओलंपिक लेवल पर अच्छा करते हैं। तो अब कॉमनवेल्थ को आप देखिए, ग्लासगो में हम मुझे अगर ठीक याद है तो 14 पहलवान गए थे, हमारे 13 मेडल आए थे ग्लासगो में, 14 में से 13 मेडल, यकीन बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। एशियन गेम्स में हमारा सतपाल सिंह के बाद से हमारा गोल्ड नहीं था, तो इतने सालों के बाद गोल्ड आ गया। योगेश्वर दत्त ने गोल्ड मेडल जीता इस बार एशियन गेम्स में। तो कुश्ती एक ऐसा खेल है जहां पर आप ओलंपिक में अब एक से ज्यादा मेडल की उम्मीद करने लगे हैं। ओलंपिक में लगातार मेडल आ रहा, देखिए सुशील कुमार का मेडल आया, फिर अगली बार उनका आया, इस बार लंदन में योगेश्वर का भी आ गया। तो कुश्ती एक ऐसा खेल बनकर उभर रहा है हमारे लिए जिसमें हम लगातार, शायद कपिल हम लोग की एक बहुत बड़ी चेंज जो आई है खिलाड़ियों की सोच में आई है। शायद वो जो वीकेंड जो सोचने का अंदाज है कि हम कर सकते हैं, ये जो अप्रोच है, चाहे ये हॉकी में आप उठा के देखिएगा तो ये हॉकी टीम में
जैसे कोई चेंज आएगी तो उसमें प्लेयर्स की जो पॉजिटिव सोच है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। ऐसे ही इंडिविजुअल गेम्स में और दूसरे गेम्स में आ रहा है जो उसमें प्लेयर्स का रोल बहुत बड़ा हो गया कि वो सोच रहे हैं कि हमें करना है, हम कर सकते हैं। यही चीज उनको आगे लेके आ रही है, चाहे कुश्ती की बात करें चाहे बैडमिंटन की बात करें। अब देखिए जहां श्रीकांत की बात कर रहे थे, जहां वो कॉमनवेल्थ गेम्स को मिस कर गए, उनको ब्रेन में फीवर था और उसके बाद 4 महीने बाद देखिए वो कहां से कहां पहुंचे। काफी पॉजिटिव अप्रोच खिलाड़ी की तरफ से है और होना भी चाहिए। और अब वो दिन नहीं रहे हिंदुस्तान में, कहा जाता था कि सिर्फ क्रिकेट और हॉकी यहाँ खेली जाती है। एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूं इसमें, वो ये कि आपको देखिए फेडरेशंस को आपको थोड़ा सा क्रेडिट देना होगा। हमारे यहाँ पर ज्यादातर वक्त खिंचाई होती है फेडरेशंस की, लेकिन ये जो फॉरेन एक्सपोजर मिलते हैं, हमारे पहलवान अमेरिका में जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं कि कोई अगर टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं तो बहुत पहले रवाना हो जाते हैं, एक्लेमेटाइज होते हैं वहां से। तो फॉरेन जो एक्सपोजर मिला है शूटिंग में, खास तौर पर शूटिंग एक ऐसा खेल है जो बहुत बढ़िया कर रहा है और इसमें भी फॉरेन एक्सपोजर्स का बड़ा रोल रहा है और इसके लिए फेडरेशंस को क्रेडिट देना होगा। बिल्कुल सही बात है। और फेडरेशन और हुकूमत ने यह भी इशारा दिया है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को अपना कोई खेल का कानून नहीं बनाना चाहिए और उसका नतीजा बिहार को अभी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि नेशनल गेम्स जो अगले होंगे उसमें बिहार की टीम को हिस्सा लेने से मना कर दिया गया। फजल इमाम मलिक से हम की तरफ जाना चाहेंगे। फजल साहब, सानिया मिर्जा ने 2014 को अपने लिए अब तक का सबसे कामयाब साल माना है और जाहिर है कुछ परफॉर्मेंस भी उनकी रही। आप क्या कहेंगे उनके बारे में 2014? सानिया का साल ये बेहतर कहा जा सकता है क्योंकि वो WTA खिताब उन्होंने जीता है, डबल्स में वो अच्छा कर रही है। सिंगल्स अब वो खेलती नहीं, इससे सारा दारो मदार वो डबल्स करे, तो डबल्स वो अच्छा करें। लेकिन टेनिस को ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखिए, टेनिस के लिए सबसे बड़ा जो है अगर सेटबैक मुझे मेरा जहां तक मानना है तो एशियन गेम्स में कुछ खिलाड़ियों का न जाना है। उन्होंने जिस पॉइंट्स की बात की, जिस तरह की बातें की थी, न जाने के लिए जिस तरह के बहाने गढ़े गए थे, उसके बाद उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, चाहे वो बंदा का हो दूसरे खिलाड़ियों का हो। और उसमें से कुछ खिलाड़ियों ने यहाँ जो टेनिस का तमाशा हुआ उसमें हिस्सा लिया। उस टेनिस से बहुत फायदा हिंदुस्तानी टेनिस को हुआ होगा ऐसा लगता नहीं, चाहे वो महेश भूपति का लीग हो या अमृतराज का लीग, दोनों से बहुत ज्यादा फायदा। और फजल जिस बेस के ऊपर इन खिलाड़ियों ने मना किया था एशियन गेम्स जाने के लिए, वो ये था कि हमारी आलमी रैंकिंग में हम नीचे आ जाएंगे। लेकिन आज आप देखिए कि पेस जो है वो 10वें से लेकर 30वें मुकाम पर आ चुके हैं और रोहन जो है वो 29वें मुकाम पे खड़े हुए हैं। तो उनको एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के बाद भी कोई फायदा ना जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ उसका। उसके बाद जो टूर्नामेंट उन्होंने खेला वो पहले राउंड में उनकी छुट्टी हो गई। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने एशियन गेम्स में हिस्सा लिया होता तो इस मुल्क को कुछ होने के तमगे आए होते और हमको अंक तो ये जो पॉइंट्स टेबल्स में गए कुछ पायदान ऊपर होते तो ये मुल्क के लिए एक बड़ी बात होती। लेकिन उन्होंने अपने पॉइंट्स के लिए जिस तरह के बहाने गढ़े उसमें भी वो नाकामयाब रहे। तो ये मुझे लगता है कि अगर सानिया को छोड़ दिया जाए तो टेनिस के लिए बहुत अच्छा साल नहीं रहा है। तो टेनिस के लिए सानिया को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा साल नहीं रहा। कपिल ने कहा शुरू में कि ये साल अगर किसी बैडमिंटन के लिए अगर कहा जाए तो बहुत ही अच्छा साल रहा है। बैडमिंटन के खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा मुजाहरा किया है पिछले। फजल साहब, आप हमारे साथ लगातार रहिएगा, हम अपने इस पूरे प्रोग्राम में एक चीज से मैं सहमत नहीं हूं, इत्तेफाक नहीं रखता हूं फजल साहब की। टेनिस में आप देखिए एशियन गेम्स में 5 इवेंट थे, हमारे 5 इवेंट में मेडल थे। तो ये बताता है, ठीक है गोल्ड मेडल हमारे डबल्स में सानिया और साकेत मैननी की जोड़ी ने जीता था, तो सब में गोल्ड भले ही नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेनिस में बहुत खराब रहा है। ये ठीक है कि जो विवाद हुआ, जो भी तकरार हुई कि हम नहीं जाना चाहते हैं, बाद में गए खेलने, सानिया मिर्जा ने मना कर दिया था, वो ठीक है कि आप देश के लिए आपको पहले रखना चाहिए। हालांकि उनका भी खिलाड़ियों के जूते में पैर रखकर अगर हम सोचें उनकी लिहाज से तो टेनिस एक महंगा खेल है। आप रैंकिंग में टॉप पर रहना चाहते हैं, पॉइंट्स आपके जुड़ेंगे। रैंकिंग में कहा वो सबसे आगे आए, अगर वो रैंकिंग ही में आए होते तो उन्हें तो बहुत आगे आना होना चाहिए था। रोहन बोपन्ना को कोर्ट पे दिखाना होता, उन्होंने एशियन गेम्स छोड़ा। अगर वो सोना जीत के लाते मुल्क के लिए, सोने का तमगा पड़ा होता, तमगे तो कांसे के भी और चांदी के भी होती, खुश होने के लिए तो हो जाता है, लेकिन सोने का तमगा होता। और अगर रोहन खेलते या दूसरे और खिलाड़ी खेलते तो हो सकता है कि वो जो तमगे मिले होते वो सोने के तमगे में तब्दील हो गया। साहब, ये बहस जारी रहेगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हो गया है। दोनों एक्सपर्ट जो स्टूडियो में मौजूद हैं, कपिल वशिष्ठ और मसूरुद्दीन फरीदी, वो भी हमारे साथ रहेंगे और हम चाहेंगे कि कुछ और लोगों से भी बात करें। फुटबॉल ISL का बहुत ही शानदार इनेकाद किया गया, अगर देखा जाए स्टेडियम में जो अटेंडेंस थी उसके हिसाब से कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ फुटबॉल रैंकिंग में हिंदुस्तान काफी नीचे चला गया। इन मौजूदात पर भी बात करेंगे। सरिता पर भी बात करनी बाकी है, क्योंकि एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ आंसू भी बह रहे हैं, क्योंकि काफी मायूसी हाथ लगी है। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो गया, लौटते हैं फौरन।
ये है फूलों। फूलों ने अपने गांव के हर तरसते नल को देखा, कभी दूषित होते जल को देखा, अपनी सहेलियों को मीलों आते जाते देखा और बोली, अगर जमाना बदला है तो मेरा गांव क्यों नहीं। उसने लोगों को जागरूक किया और सरपंच के साथ मिलकर जल एवं स्वच्छता समिति को दोबारा सक्रिय किया और झट से बन गया नया तरीका समिति के साथ पानी की हर समस्या सुलझाने का। और अब से ऐसे ही चलेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप और इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि 2014 जो है हिंदुस्तानी खेल के लिए कैसा रहा। दो एक्सपर्ट सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कपिल वशिष्ठ और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जबकि फोन लाइन पर इस वक्त फजल इमाम मलिक भी हैं हमारे साथ कोलकाता से। कपिल, अगर क्रिकेट की बात की जाए, रोहित शर्मा का काफी नाम हुआ है और नाम करने वाला काम भी उन्होंने किया। हालांकि जब उसके बाद जब वो गैर मुल्की दौरे पर गए तो पता नहीं उनके बल्ले की चमक फीकी हो गई। 5 बेस्ट परफॉर्मर इंडिविजुअल्स ऑल ओवर वर्ल्ड अगर उसमें उन्हें शामिल किया गया। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से टीम आगे बढ़ सकती है? क्योंकि हिंदुस्तानी टीम के लिए 2014 कोई बहुत अच्छा साल नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए रोहित शर्मा की जब भी बात होती है तो यही कहा जाता है कि कमाल का टैलेंट है रोहित शर्मा। जितना टाइम उनके पास है बॉल को देखने के लिए, खेलने के लिए, शायद किसी के पास नहीं आजकल की जनरेशन में। लेकिन बात आती है जब एग्जीक्यूशन की, ठीक है, घर की पिचों पर तो हमारे बाकी खिलाड़ी भी रन बनाते हैं और वो 264 की जो नॉक थी वनडे क्रिकेट में 2 बार डबल सेंचुरी बनाना यकीनन बहुत बड़ी बात है, बहुत कमाल की बात है। तो इन पिचेस पे तो रन बनाते हैं सारे खिलाड़ी, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, आप इंग्लैंड में जाते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, वहां पर क्योंकि हमारी जीत जो है उंगलियों पर असल इम्तिहान वहीं पर। कपिल, थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि हमने फुटबॉल की भी बात की है। शाहिद हकीम फॉर्मर ओलंपियन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि फुटबॉल के लिए साल कैसा रहा। शाहिद हकीम साहब, 171 अब तक की सबसे खराब रैंकिंग और दूसरी तरफ इंडियन सुपर लीग का बहुत ही कामयाब इनेकाद, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, अगर दुनिया के फुटबॉल की बात करते हैं तो आप देखें कि वर्ल्ड कप बड़ा सक्सेसफुल रहा है। लेकिन जहां आप ये बात करते हैं इंडियन फुटबॉल की, मैं इंडियन फुटबॉल की बात कर रहा हूं तमाम अस्ताफ से, ऑर्गेनाइजेशन से, कि भाई आप ये इंडियन सुपर लीग की कामयाबी की जो बात कर रहे हैं तो इसमें कामयाब बाहर के खिलाड़ी हुए कि हमारे खिलाड़ी हुए? एक। दूसरी चीज ये है कि इनको मौका जो दिया जा रहा है तो बाहर के वो खिलाड़ी हैं जिनका ऑलरेडी फॉर्म खत्म। रफीक के बारे में आपका क्या कहना है? रफीक को तो हाथों हाथ लिया जा रहा है, अब वो तो हिंदुस्तान के ही खिलाड़ी हैं। बड़ी अच्छी बात है, जब खिलाड़ी अगर ऊपर आते हैं तो बहुत ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया के आप किसी भी मुल्क में चल जाएं, हर जगह डोमेस्टिक फुटबॉल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हमारा इंपॉर्टेंस ये है कि एक दिल्ली में जो ड्यूरेंट टूर्नामेंट होता है उसको भी उठा के फेंक दिया गोवा में, उसका वो भी खत्म हो जाएगा। रोवर्स टूर्नामेंट खत्म हो गया, नेशनल चैंपियनशिप का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा। किसी इंडियन टूर्नामेंट का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप आई लीग और सुपर लीग में कितने खिलाड़ी आपके खड़े हैं? यानी आईएसएल को आप कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं मान रहे हैं इंडियन फुटबॉल के लिए? आप खिला के देख लीजिए, पहले तो रैंकिंग नीचे आ गई, इसके अलावा रैंकिंग को छोड़िए, आप बताइए किस टूर्नामेंट में, किस इंटरनेशनल कंपटीशन में इंडियन टीम का क्या परफॉर्मेंस है, मुझे ये बता दीजिए। इसके अलावा और भी बता दीजिए कि लोकल डोमेस्टिक फुटबॉल कितना हो रहा है, कितनी जगह हो रहा है। कोई एक बड़े टूर्नामेंट का नाम बता दीजिए। ड्यूरेंट है, रोवर्स है, स्टैफर्ड कप बैंगलोर है, निजाम गोल्ड कप है, सारे टूर्नामेंट तो खत्म हो गए। जब तक कंपटीशन नहीं रहेगा तो आपके खिलाड़ी ऊपर कैसे आएंगे? एक 50 खिलाड़ियों में फुटबॉल नहीं पनपता, कोई भी गेम नहीं पनपता जब तक हजारों लाखों नहीं खेलेंगे। देखिए कि क्वालिटी कम्स आउट ऑफ क्वांटिटी। जब तक क्वांटिटी नहीं रहेगी क्वालिटी निकल के नहीं आएगी। हमको हैरत है, हर एक तारीफ कर रहा है। ये दरअसल मेरे अपने हिसाब से अगर इतने ही ज्यादा शौक शाहरुख खान को, तेंदुलकर को, अंबानी को फुटबॉल के डेवलपमेंट का होता तो बॉम्बे कप, रोवर्स कप रिवाइव करते, इंडियन फुटबॉल को जूनियर लेवल पर रिवाइव करते। ये तो ऐसा लगता है जैसे अपने पैसे को जो है किस तरह वाइट किया जाए।
तो पूरी तरह से शाहिद हकीम साहब खुश नहीं है आईएसएल से। उनका यह कहना है कि जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं पुराने हिंदुस्तान के, जो हिंदुस्तान की शान है, और जो पुराने क्लब्स हैं जो हिंदुस्तान की शान माने जाते हैं, उनको रिवाइव किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शाहिद हकीम साहब। मंसूर साहब, आपने सुना, कलकत्ता में फुटबॉल काफी करीब से आपने देखा है, क्या ये आईएसएल, हम बाद में कपिल और फजल दोनों से इस बारे में बात करेंगे, क्या आपको लगता है कि हम पिछले प्रोग्राम में भी इस पर हालांकि बात कर चुके हैं, 2014 के लिए एक अचीवमेंट माना जाए आईएसएल को? नहीं शबाब भाई, देखिए आईएसएल का हिंदुस्तानी फुटबॉल पर गहरा असर पड़ने वाला नहीं है। हम लोग जैसे बात करते हैं कि हमारे जो टैलेंट है वो कहां से आएगा, जब वो टैलेंट ही नहीं सामने आएगा तो ये आईएसएल कहां तक चलाइएगा आप, कब तक चलाइएगा आप इसको? ये जो अट्रैक्शन है फॉरेन प्लेयर्स का है, बाकी मार्केटिंग जो है इनकी, जो मसाला और तमाशा बना के पेश किया जा रहा है वो है। तो इस तरह से हमारे मुल्क में फुटबॉल को देखने के लिए किसी मैदान में लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा हिंदुस्तानी क्रिकेट को कुछ देने वाला नहीं है। जैसे हकीम साहब कह रहे हैं, उनका दर्द सामने आ रहा है उसमें कि यार बड़े बड़े टूर्नामेंट से बंद हो चुके हैं, कि क्यों नहीं खिलाड़ी उनको आगे टेक ओवर कर लेते हैं, चलो हम ये टूर्नामेंट खुलवा शुरू करवा। क्या कपिल 2014 बिल्कुल सिफर रहा है फुटबॉल के मामले में? सिफर के लिहाज से मैं कहूंगा कि देखिए आईएसएल ने किया क्या है कि जो आपकी आई लीग थी उसकी लकीर को और छोटा कर दिया, उसके ऊपर एक बड़ी लकीर चला दी है, और अब वो जो चमक धमक है उसी का इंतजार रहा करेगा। अब फेडरेशन कप गोवा में आप देखिएगा, मुझे नहीं लगता कि हर साल जितनी भीड़ लगेगी वहां पर उतने लोग आएंगे। क्यों? कि जब वो तो पैकेजिंग के साथ उतरे थे, पूरे स्ट्रेटेजी के साथ, एआईएफएफ का पूरा सपोर्ट था उनको, आईएमजी रिलायंस का पैसा था उसमें, तो वो तो कामयाब होना ही था। अब देखिए, उसको आई बॉल्स मिलनी थी, उसको टीआरपी मिलनी थी, उसको मैदान में दर्शक भी खींच लाए, वो तो होना था। लेकिन होगा क्या उससे कि अब और लकीर जो है छोटी हो जाएगी। और बिल्कुल सही कहा हमारे एक्सपर्ट ने, जी हकीम साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आप देखिए कितने रफीक पैदा होंगे वहां से, कोई 4, 5, 10 हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी फौज को फायदा नहीं होगा। ये तो वीरान कर देंगे हिंदुस्तानी फुटबॉल को। आप देखिएगा, कलकत्ता लीग है, दूसरी लीग है, ये तो वीरान हो जाएंगे, तो कोई देखने नहीं आएगा इनको। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि 2014 में अगर मैरीकॉम की बात की जाए तो मैरीकॉम ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 2014 के जो बेस्ट परफॉर्मेंस है हिंदुस्तान के, मैरीकॉम का नाम उसमें शामिल है। फजल इमाम मलिक से हम जानना चाहेंगे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, और जो दूसरे जो ऐसे परफॉर्मर हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है, उनके बारे में भी हम उनसे जानना चाहेंगे। फजल। नहीं, मैरीकॉम ने तो जाहिर है कि मैरीकॉम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, और उन्होंने वो लगातार अच्छा करती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुक्केबाजी खास के खवातीन के जुमरे में मैरीकॉम एक आइकॉन है। उन्होंने कई एशियन गेम्स में भी आपने सोने का तमगा हासिल किया, तो जाहिर है कि एक बड़ा कारनामा उनका अंजाम किया। मैरीकॉम के कारनामे को कोई छोटा करके नहीं देख सकता। और भी कई खेल हैं जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे खिलाड़ी आए। कबड्डी का जिक्र किया आपने, कबड्डी हमारी बड़ी ताकत है। कबड्डी प्रो कबड्डी लीग ने कबड्डी को और भी ताकत पहुंचाई। तो बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे खिलाड़ियों ने, हम स्क्वाश को भूल रहे हैं, स्क्वाश में एशियन गेम्स में बहुत हमने पहली बार कोई तमगा जीता है। तो कई ऐसे खिलाड़ी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो स्क्वाश की बात फजल साहब ने कही है, और स्क्वाश जब शुरुआत हुई थी एशिया में, तो स्क्वाश का मतलब पता नहीं क्यों पाकिस्तान होता था। कपिल, क्या ऐसी बात क्या थी कि दोनों जगह जो सभी खेल खेले जाते हैं एक ही तरह से खेले जाते हैं, लेकिन स्क्वाश थोड़ा सा देर से आया हिंदुस्तान में? बिल्कुल, देखिए जमशेद अली का दबदबा था, एक जलवा था उनका अपना, और लगातार उन्होंने जीता। लेकिन इस बार आप देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स से जो शुरुआत हुई वहां पर हमने बहुत बढ़िया किया, और लड़कियों ने जिस तरह से डबल्स में कमाल किया और इंडिविजुअल में भी मेडल आए, तो यकीनन ये एक ऐसा खेल है जहां पर अब जो सालों की मेहनत है, वो जो इन्वेस्टमेंट हमने की थी, वो अब सामने आ रही है। तो यकीनन ये एक ऐसे खेल है, हालांकि अभी भी थोड़ा सा अफसोस इसलिए होता है कि ओलंपिक लेवल पर अभी भी शामिल नहीं है, और ओलंपिक लेवल पर अगर शामिल कर लिया जाए स्क्वैश को तो यकीनन एक आधी मेडल का हमारा और चांस बन सकता है। लेकिन जैसा कि फजल साहब ने कहा कि कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स दोनों में हमने बढ़िया करके दिखाया। और फजल ने अभी कबड्डी की बात कही थी, और कबड्डी के बारे में हम फिर से जानना चाहेंगे। स्टैंड बाई मेडल के बारे में माना जाता है कि इसके बारे में कहा जाता है कि कबड्डी का नाम लिया, मेडल अपने पास है, वो भी गोल्ड मेडल। तो क्या कबड्डी का खेल, लेकिन जिस प्रकार से ईरान ने इस मरतबा मुकाबला दिया है दोनों ही जुमरों में, तो क्या हमें होशियार रहने की जरूरत है? कपिल। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए एशियन गेम्स में आखिरी दिन 2 मेडल आए हमारे, दोनों गोल्ड मेडल। हमारे 9 ही मेडल रह जाते गोल्ड अगर 2 कबड्डी में मेडल नहीं आते। डबल डिजिट में पहुंचाने का काम कबड्डी ने हमको किया,
और जैसा कि आपने कहा कि चौकन्ना रहने की जरूरत है, ईरान हमेशा से ताकत है और इस बार तो लीग भी शुरू हो गई कबड्डी की, एक दो नहीं, दो तीन लीग की तैयारी है, तो टीवी पर भी देखा गया और सराहा भी गया काफी, और स्टेडियम में भी लोग पहुंचे देखने। मेरे ख्याल में बेहतर होगी अगर मुकाबला टफ होता है तो इससे हम ही को फायदा होगा। ये नहीं है कि हमारा डोमिनेशन खत्म हो रहा था हम उस पर घबराएं, ये तो हमारे लिए अच्छा है, हमारे खिलाड़ियों के लिए अच्छा है कि उनके लिए सामने फाइट आ रही है सामने उनके। और लीग से आप देखिए शबाब साहब, कबड्डी खिलाड़ियों को हम में से किसी ने सोचा था कि ऑक्शन होगा और 15-16 लाख रुपए लीग के जरिए उनको मिल जाएंगे? तो कबड्डी यकीनन बहुत सारे लोगों को नहीं है अभी अंदाजा, हमारी आजकल की जो जनरेशन है उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं देखा था, फॉलो नहीं करते हैं इस खेल को, लेकिन लीग के जरिए हुआ ये कि थोड़ा सा आपको पॉपुलैरिटी मिल गई और दोबारा से लोगों को याद करा दिया कि ये भी हमारा खेल है जो हमेशा गोल्ड मेडल दिलाता है। फजल, एक चीज खेल के मैदान पर तो हम जिक्र कर रहे हैं, खेल के मैदान के बाहर भी बहुत कुछ हुआ है, और एक बात जो बहुत अच्छी देखने को मिली है कि नई सरकार बनने के बाद खासतौर से वजीर आजम जो हमारे हैं वो खिलाड़ियों को बुला कर काफी हौसला अफजाई उनकी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये भी 2014 के एक अचीवमेंट माना जाए? सानिया मिर्जा से मुलाकात की, पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों से मुलाकात की, और लगातार अपने जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनको ये बताते रहते हैं कि किस तरह से मतलब खेलों की तरक्की के लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए यहाँ पर काम होने चाहिए। तो क्या 2014 हुकूमत के हिसाब से भी अच्छा रहा है खेल के लिए? नहीं, देखिए 2014 इसके अगर सरकार के लेवल पे बात करें तो जाहिर है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जरूर इस बात में दिलचस्पी ले रहे हैं। हालांकि मैं जानता हूं इस बात को कि आप साई की तरफ जरूर जाएंगे और नुक्ताचीनी होगी, क्योंकि वो अभी भी सफेद हाथी बना हुआ है। नहीं, आप साई की तरफ मैं नहीं जा रहा, ये एक पॉजिटिव बात है जी कि सरकार खिलाड़ियों के ऊपर तवज्जो दे रही है, उनकी तरफ उनसे बात कर रही है, उनको बुलाती है, उनपे चाहे वो एशियन गेम्स के मेडल विनर हो या पैरालंपिक हो या ब्लाइंड क्रिकेटर्स हो। आप देखिए कि वो खेल वजीर खेल जो है वो उनको जाके खैर मकदम करते हैं एयरपोर्ट पे ब्लाइंड क्रिकेटरों का जो जीत के आते हैं, तो उनसे उसका हौसला बढ़ता है, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है। तो चलिए इस तरह के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए भी 2014 याद रहेगा। वक्त की कमी है, बहुत कुछ बाकी है इस ईयर एंडर में, जाहिर सी बात आधे घंटे में सारी बात नहीं की जा सकती। हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे फजल इमाम मलिक साहब, और जो वक्त हमारे पास बचा हुआ है अपने दोनों एक्सपर्ट्स के साथ हम शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले हम कपिल से ये जानना चाहेंगे कि कपिल 2014 में इत्मीनान बख्श सब लोग कह रहे हैं कि ठीक ठाक रहा, 2 बड़े टूर्नामेंट हुए, उसमें बहुत कुछ करने का मौका मिला। आपने शुरुआत ही बैडमिंटन से की थी कि बैडमिंटन में जो खिलाड़ियों ने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दी है बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी। उसके अलावा लॉन टेनिस भी खराब नहीं रहा, क्रिकेट में इंडिविजुअल रोहित शर्मा रहे। अब आपको क्या लगता है कि इसमें मजीद सुधार की क्या जरूरत है? हालांकि आप सबकी नए साल में जो नजर है वो क्रिकेट के वर्ल्ड कप पर ज्यादा है, क्योंकि वर्ल्ड कप बचाना है हिंदुस्तान को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, डिफेंडिंग चैंपियन है हम लोग, और ऑस्ट्रेलिया में जीतना, बाकी सारी टीमों को हराना तो यकीनन बहुत बड़ी चुनौती है धोनी एंड कंपनी के सामने। लेकिन वनडे की हमारी टीम ऐसी है कि हम आगे तक इस टूर्नामेंट में जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और वनडे की हमारी टीम बहुत कमाल की है। अभी टीम का तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन 30 जो प्रोबेबल्स चुने गए हैं उनमें से 15 निकाले जाएंगे, तो टीम करीब करीब आप तय मानते हैं। परवेज रसूल का कैसा कैरियर लग रहा है? पहले जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हैं जो प्रोबेबल्स में गए हैं, देखिए बहुत कमाल कर रहे हैं, और उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो ऑफ स्पिन तो बढ़िया करते ही हैं, वो बैट्समैन भी बहुत कमाल के हैं। तो वो बहुत कमाल के ऑलराउंडर हैं, और आने वाले कल में आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा खेलेंगे। अभी तो अश्विन ने ब्लॉक किया हुआ है उनका दरवाजा, क्योंकि अश्विन भी देखिए टेस्ट हो चाहे वनडे हो हर जगह बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन परवेज रसूल, जम्मू कश्मीर ने जैसे अभी मुंबई को हराया, ये पहली बार हुआ है कि मुंबई सीजन का पहला मैच हार गया, और जम्मू कश्मीर ने जिस अंदाज में हराया है, तो मुझे लगता है कि कप्तान के तौर पर तो बढ़िया कर ही रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के क्रिकेट को बहुत आगे लेकर जाए। वक्त की कमी है, मुख्तसर में जाना चाहेंगे मंसूरुद्दीन फरीदी साहब से मजमूई तौर पर प्रोग्राम के वाइंड अप करने से पहले कि 2014 में जो परफॉर्मेंस हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की इंडिविजुअल या टीम चैंपियनशिप पे रही है, उससे आप एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कितना मुतमईन है? नहीं शबाब भाई, देखिए इंडिविजुअल की बात जब हम करते हैं तो ठीक है, टीम की जब हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मायूसी जो की है वो है क्रिकेट की, जिसको सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में तवज्जो दी जाती है। इसी खेल ने सबसे ज्यादा रुसवा किया है हिंदुस्तान को, चाहे वो मैदान के अंदर हो या मैदान के बाहर। तो रोहित शर्मा को अगर छोड़ दिया जाए तो क्रिकेट ने 2014 में रुसवा किया है, ये क्रिकेट शायकीन भी अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी काफी उम्मीद है कि 2015 का जो वर्ल्ड कप होगा, हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम, कपिल ने बिल्कुल सही कहा कि वनडे टीम का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, और वनडे क्रिकेट जो है हमारी टीम जो है वो वनडे मैच जीतना बहुत अच्छी तरीके से जानती है। नए ख्वाहिशात टीम इंडिया के साथ हमारे साथ हैं पूरे समय न्यूज नेटवर्क की तरफ से और आलमी समय की तरफ से भी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम दोनों अपने मेहमानों का, कपिल वशिष्ठ और मंसूरुद्दीन फरीदी का, और जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे
फजल इमाम मलिक साहब का। तो इस प्रोग्राम को यही पर खत्म करते हैं, आपको याद दिलाते हुए कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट समयलाइव.com पर। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।